हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं फ्लेबाइटिस के बारे में। तो फ्लेबाइटिस क्या होता है? जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि जो हमारे पैर होते हैं वहाँ पे कुछ नसें होती हैं जिसमें सूजन हो जाती है और बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। तो पैर के निचले हिस्से में, इस वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द जब होता है तो उसमें एक कारण होता है फ्लेबाइटिस का भी। तो अब फ्लेबाइटिस क्या होता है, किस वजह से होता है, कितने तरीके का होता है और अगर किसी को फ्लेबाइटिस हो गया है तो उस दौरान वो क्या ट्रीटमेंट ले सकता है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो अगर हम बात करते हैं फ्लेबाइटिस की, तो फ्लेबाइटिस दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक वर्ड यहाँ पे है फ्लेब। फ्लेब का मतलब होता है वेन। फ्लेब का मतलब होता है वेन और आइटिस जहाँ पे भी जुड़ा होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब कि सूजन। मतलब कि जो वेन होती है उनमें किसी भी तरह की जब स्वेलिंग हो जाती है किसी भी कारण से तो उसको हम बोलते हैं फ्लेबाइटिस। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये एक हेल्दी वेन है। ये क्या है? ये एक हेल्दी वेन है। हमारे बॉडी में दो चीजें होती हैं, एक तो होती है आर्टरी, और एक होती है वेन। तो जो आर्टरी होती है इसका काम होता है कि ये पूरे शरीर में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है उसको पहुंचाने का काम करती है। कौन सा ब्लड? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। और वहीं पे जो वेन होती हैं इनका काम होता है कि ये हमारे पूरे शरीर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वापस लेके आती हैं हमारे हार्ट तक। तो जो वेन होती है उसमें क्या होता है? उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। इसीलिए जो इसका कलर है आपको ब्लू जैसा दिख रहा है। तो ये जो है ये क्या है? ये हेल्दी वेन है, इसमें किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे अगर हम इस वाले एरिया में देखें तो देखिए ये वेन आपको यहाँ से इसका जो सरफेस है वो आपको थोड़ा सा कहीं पे सकरा कहीं पे चौड़ा दिखाई दे रहा होगा, मतलब कि ये प्रॉपर अपने शेप में नहीं है, इसका शेप भी बदला हुआ है। और अगर इंटरनली हम देखें तो यहाँ पे देखिए क्लॉट्स दिख रहा है, मतलब कि जो यहाँ पे ब्लड है वो जगह जगह पे क्या है? इकट्ठा हो गया है, क्लॉट वहाँ पे जम गया है, थक्का जैसा ब्लड का जम गया है और इस वजह से देखिए वेन जो है वो क्या है? डायलेट हो गई है, मतलब फैल गई है या फिर यूं कहें कि वो फूल गई है। तो इसी को हम बोलते हैं कि जब वेन में किसी भी तरह की सूजन हो जाती है किसी भी कारण से। अब जैसे यहाँ पे मैंने ब्लड क्लॉट के बारे में बताया तो ये मुख्य कारण है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में आगे हम देखेंगे। तो जब ये वेन कहीं पे किसी भी तरह का ब्लड क्लॉट हुआ और इसकी वजह से क्या हुई? वो स्वेल हो गई, सूजन हो गई, तो उसमें फिर दर्द भी स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको पैरों में दर्द की समस्या है। तो कई बार तो पैरों में जो दर्द की समस्या होती है वो कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाती है, या फिर व्यक्ति अगर डायबिटिक है तो इसकी वजह से हो जाती है, या फिर अगर व्यक्ति को हाइपरटेंशन की समस्या है या फिर उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, पैरों तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पा रहा है, ब्लड पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहाँ की सेल्स जो होती हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, इस वजह से दर्द होने लगता है। लेकिन जब फ्लेबाइटिस होता है तो उसमें मेन कारण होता है कि जो ये वेन होती हैं इनमें जगह जगह पे खून जमने लगता है, इकट्ठा होने लगता है और इस वजह से व्यक्ति को दर्द होता है और इस तरह से वेन दिखती है, मतलब कि वेन कहीं पे भी फूली हुई उभरी हुई दिखती हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी रिक्शा चालक की या फिर उस व्यक्ति की जो बहुत ज्यादा हैवी लिफ्टिंग करते हैं, तो उन लोगों की नसें हाथ की भी और पैर की भी बहुत ही उभरी हुई होती हैं और जगह जगह पे मुड़ी हुई रहती हैं या फिर गांठ के जैसा भी हमको दिखाई देता है। तो कई बार इसकी वजह से दिक्कत भी व्यक्ति को हो जाती है कि उनको दर्द होने लगता है। किस वजह से होता है? इस वजह से होता है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हमको फ्लेबाइटिस को एक नॉर्मल वे में समझाना होगा, उसकी डिफिनेशन लिखनी होगी, तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं फ्लेबाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ अ वेन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि फ्लेबाइटिस क्या है? दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक तो फ्लेब और एक आइटिस। फ्लेब का मतलब होता है वेन और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। मतलब कि जो वेन होती है उसमें किसी भी तरह का जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फ्लेबाइटिस बोलते हैं। इट कैन रिजल्ट फ्रॉम अ ब्लड क्लॉट और डैमेज टू द वेन वॉल्स। यहाँ पे कह रहा है
कि ये किस वजह से होता है, जो फ्लेबाइटिस हो रहा है इसका क्या कारण होता है। तो पहला इसमें दिया है ब्लड क्लॉट होने की वजह से, या फिर डैमेज टू द वेन वॉल्स, या फिर जो ये वेन होती हैं, जो ये वेन की वॉल्स होती हैं, ये दीवार है, अगर इसमें किसी भी तरह कोई डैमेज हो गया, जैसे जब हम किसी भी व्यक्ति को आईवी इंजेक्शन देते हैं, इंट्रावेनस, जब वेन में उसके इंजेक्शन लगाते हैं, तो उस दौरान अगर किसी भी तरह से मान लीजिए हमारा मेथड गलत है या फिर हम नहीं अच्छे से लगा पा रहे हैं, तो उस दौरान कभी कभी होता है कि जो वेन होती है वो रप्चर हो जाती है, तो इसकी जो वॉल होती है ये डैमेज हो जाती है। इस वजह से भी व्यक्ति को दर्द होने लगता है, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति कैनोला लगाता है तो उस दौरान दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत बार एरिया सूज जाता है, तो इस वजह से भी फ्लेबाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट क्या दे रहा है, फ्लेबाइटिस मोस्ट कॉमनली अकर इन द लोअर लेग बट इट मे आल्सो इफेक्ट सरफेस वेन इन द आर्म, पेनिस एंड ब्रेस्ट। कह रहा है कि जो फ्लेबाइटिस होता है इसमें सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, वो लेग होते हैं, खास करके से लोअर लेग की बात यहाँ पे कही जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पिछले फिगर में दिखाया भी था कि जो ये लोअर लेग होता है यहीं पे सबसे अधिक फ्लेबाइटिस की समस्या होती है। तो यही डेफिनेशन में हमारी कह भी रहा है। इसके अलावा कह रहा है कि इट में आल्सो इफेक्ट, इसके अलावा क्या होता है कि ये अदर जो वेन होती हैं उनको भी प्रभावित करता है, जैसे कि कौन सी वेन, आर्म की, पेनिस की और ब्रेस्ट की। यहाँ पे भी ये चीजें में भी कभी कभी हो जाती हैं। ब्रेस्ट में अधिकतर तब होता है जब कोई भी मदर डिलीवर करती है बच्चा और उसके बाद वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाने की वजह से भी जो वेन होती है ब्रेस्ट की उनमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इस वजह से भी फ्लेबाइटिस की समस्या हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसके दो टाइप्स होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है, फर्स्ट इसमें हम बात करते हैं सुपरफिशियल फ्लेबाइटिस। सुपरफिशियल फ्लेबाइटिस मतलब, सुपरफिशियल का मतलब जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, सुपरफिशियल का मतलब कि जो सबसे ऊपर होता है, जो इजीली हमको दिखाई देता है, हम नंगी आंखों से उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जा रहा है और जो नसें हुई हैं वो क्या है, वो ऐसे उभरी उभरी जैसी दिख रही हैं। तो ये जो दिक्कत हो रही है, ये ऐसा जब हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, पैरों में हो या फिर हाथों में हो या फिर ब्रेस्ट में हो, मतलब किसी भी एरिया में हो, अधिकतर ये कहाँ पे होता है, पैरों में होता है, लोअर लेग में होता है और कभी कभी थाई में भी दिख जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि नसें बिल्कुल उभर जाती हैं और नीली कलर की दिखाई भी देती हैं, एक नसों का बिल्कुल जाल जैसा उभर के हमको दिखाई देता है नीले कलर का। तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल फ्लेबाइटिस। मतलब कि सबसे ऊपरी जो लेयर होती है, सुपरफिशियल लेयर होती है, वहां पे होती है, इसलिए हमको इजीली दिख जाती है। नेक्स्ट है इसमें जिसको हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो अगर हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस की बात करें तो इसके भी नाम से पता चल रहा है, डीप मतलब कि जो गहरी वेन होती हैं उनमें जब सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसको हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये हमको दिखाई नहीं देती है क्योंकि ये बहुत ही गहरी होती हैं, गहरी अंदर की वेन होती हैं। जैसे अगर मैं इस हाथ की अपने बात करूं तो इसका जो सुपरफिशियल एरिया, यहाँ पे कुछ नसें होती हैं जो क्लियरली हमको दिखाई देती हैं और उनका जो कलर होता है हमको हल्का नीले कलर का समझ में आता है। लेकिन इसकी जो अंदर की वेन होंगी, जो डीप वेन होती हैं, अगर उनमें किसी भी तरह की दिक्कत हो जाए तो हमको दिखाई नहीं देगा, बस हमको दर्द महसूस होगा। तो जब डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है तो उसमें वो दिखाई नहीं देता, बस सिर्फ दर्द होता है। तो अगर हम इसके स्टेज की बात करें तो जैसे ये क्या है, ये बिल्कुल हेल्दी लेग है, इसमें हमको किसी भी तरह का कोई उभार कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इसका इंटरनल दिखाया गया है कि जो वेन है वो बिल्कुल कैसे है, क्लियर है, किसी भी तरह कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी ब्लड क्लॉट नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि वेन थ्रोम्बोसिस दिख रहा है, वेन थ्रोम्बोसिस दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पे अब स्पॉट स्पॉट जैसा दिख रहा है ब्लू कलर का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, थ्रोम्बस मास फॉर्मेशन। अब यहाँ पे छोटे छोटे क्या हो गए, थ्रोम्बस बनना शुरू हो गए, मतलब कि यहाँ पे ब्लड क्लॉट इकट्ठा होना शुरू हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, इम्बोलिज्म हो गया। तो इस तरह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस कॉज कर रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके कारण की, किस वजह से फ्लेबाइटिस की समस्या हो जाती है, तो इसके दो मुख्य कारण हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, तो इसमें हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो मेन कॉज क्या होते हैं, इसके दो मेन कॉज होते हैं। फर्स्ट क्या है, ब्लड क्लॉट, और सेकेंड क्या है, डैमेज वेन। तो हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था
कि उसमें दिया था कि जो फ्लेबाइटिस की समस्या होती है ये मुख्यतः जो लोअर लेग होता है उसमें देखने को मिलती है। और ये किस वजह से होती है? ब्लड क्लॉट सबसे बड़ा कारण है और दूसरा क्या है? डैमेज वेन है। अगर कहीं पे भी ब्लड क्लॉट हो गया तो उसकी वजह से वेन में दिक्कत होने लगती है, फ्लेबाइटिस हो जाता है। या फिर अगर डैमेज हो गई है वेन किसी भी वजह से, जैसे कहीं पे अगर हमको चोट लग गई है या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, उस दौरान जो वेन होती है वो इंटरनल उसको चोट लग गई है या फिर वहाँ पे फट गई है, मतलब किसी भी तरह कोई दुर्घटना अगर हो गई है, डैमेज हो गई है, तो इस वजह से भी फ्लेबाइटिस हो जाता है। तो दो ये मेन कारण है किसके? फ्लेबाइटिस के। नेक्स्ट अगर हम अदर कारण देखें कि अदर क्या कॉज होते हैं, तो फर्स्ट जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है इंजेक्शन फॉर मेडिकेशन इनटू द वेन। जैसे कितनी बार होता है कि जब हम कोई ऐसा मेडिकेशन लेते हैं जिसको हमको इंट्रावेनस देना पड़ता है, तो उस दौरान जब हम इंजेक्शन लगाते हैं डायरेक्ट नस में, वेन में, तो उस दौरान भी कभी कभी वेन डैमेज हो जाती है या फिर जो मेडिसिन होती है वो वेन में न जाके दूसरी जगह चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे सूजन हो जाती है। जिस भी एरिया में हम दे रहे हैं, चाहे यहाँ दे रहे हैं, चाहे यहाँ दे रहे हैं या फिर पैर में किसी भी एरिया में दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? सूजन हो जाती है। और सूजन होने के बाद फिर वहाँ पे दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी फ्लेबाइटिस का एक कारण है, क्योंकि नसों में क्या हो रही है? सूजन हो रही है। दूसरा क्या है? इंट्रावेनस कैथेटर। कभी कभी जब हम कैथेटर लगाते हैं, इंट्रावेनस कैथेटर जब डालते हैं, तो उस दौरान भी ऐसा हो जाता है कि जो वेन होती है कई बार रप्चर हो जाती हैं गलत तरीके की वजह से। जैसे व्यक्ति को पता नहीं है, अब ये मान लीजिए कैथेटर है और वो वेन में डाल रहा है, उस दौरान क्या हुआ कि सही से उसको डायरेक्शन नहीं मिला या फिर उसका अंदाजा जो है वो सही नहीं है, या फिर वो फर्स्ट टाइम लग रहा है, या फिर कोई फ्रेशर स्टूडेंट है वो ट्राई कर रहा है, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि वेन रप्चर हो जाती है, फट जाती हैं, या फिर जो निडल होती है वो इधर उधर चली जाती है। इस वजह से भी जो फ्लेबाइटिस की समस्या वो देखने में आ जाती है। तो इंट्रावेनस कैथेटर लगाने में अधिकतर देखा जाता है कि फ्लेबाइटिस की समस्या हो जाती है। इसमें हैविंग ओबेसिटी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका वजन बहुत ज्यादा है, जैसे कि जितनी उसकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट उसका होना चाहिए, अगर उससे बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से भी कभी कभी फ्लेबाइटिस की समस्या हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति का वजन बहुत ज्यादा है और इस वजह से उसके पूरे शरीर का भार उसके पैरों में रहता है, और उस वजह से वहाँ की जो वेन होती हैं उनमें एक प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, और इस वजह से भी कभी कभी वेन जो होती हैं वो या तो नैरो हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, फिर जो उनके वॉल्व होते हैं वो चिपक जाते हैं, फिर अच्छे से फंक्शनल नहीं होती हैं, या फिर वो डैमेज हो जाती हैं, या फिर उनमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो बहुत सारे वजह होती हैं ओबेसिटी की वजह से। वैसे तो ओबेसिटी अपने आप में एक ग्रुप ऑफ डिजीज होती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो मोटापे की वजह से हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो फ्लेबाइटिस है वो भी एक कारण बन जाता है अगर किसी व्यक्ति को क्या है? मोटापा है तो उनका। नेक्स्ट क्या है? इमोबिलिटी। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो लंबे समय से बेड पे पड़ा हुआ है, तो उन लोगों में भी देखने को मिल जाता है कि फ्लेबाइटिस की समस्या हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति ना ही चल रहा है ना ही फिर रहा है। जैसे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या है? जो पैरालिसिस है, जिसको पैरालिसिस की समस्या है, या फिर कोई बेड रिडन पेशेंट है, या फिर कोई बहुत ओल्ड एज का पर्सन है जो चल फिर नहीं पा रहा है अच्छे से, तो उन लोगों में भी फ्लेबाइटिस की समस्या हो जाती है, क्योंकि एक जगह स्टेबल रहने की वजह से भी दिक्कतें हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी भी ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी महिला को फ्लेबाइटिस की समस्या हो जाती है। जैसे आपने टर्म सुना होगा जिसको बोलते हैं वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन, तो इसमें क्या होता है कि जो वेन होती है, पैरों की जो नसें होती हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, और जो महिला होती है उसको बहुत दर्द होता है। तो अगर प्रेगनेंसी के समय किसी भी फीमेल को जो लोअर लेग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसको एक बार डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार फ्लेबाइटिस की समस्या की वजह से भी पैरों में दर्द की समस्या रहती है। क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी का समय बढ़ता है वैसे वैसे जो महिला के पेट का भार है, गर्भाशय का जो भार है वो भी बढ़ता जाता है, और जो दबाव है वो सबसे अधिक उसके लोअर लेग पे ही पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा वजन बढ़ रहा है तो उस वजन का पूरा जो भार है वो हमारे पैरों पे आता है, और कहीं ना कहीं जो वेन होती है वो उसके लिए दिक्कतें करने लगता है। तो यही चीज प्रेगनेंसी में भी होती है। नेक्स्ट, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्मोकिंग कर रहा है, तो उसमें भी देखने को मिल जाता है कि मे बी फ्लेबाइटिस समस्या हो सकती है, और स्मोकिंग भी एक कारण उसका बन जाता है। नेक्स्ट क्या है? सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स
सच एज वर्किंग या फिर जर्नी। जैसे अगर आप बहुत लंबे समय की जर्नी कर रहे हैं और आप पैर लटका के बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे कि पैरों में सूजन हो जाती है। अगर हम कंटिन्यू 4 से 6 घंटे बैठ के कोई वर्क करते हैं या फिर कहीं पे जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान नॉर्मली पैरों में सूजन हो जाती है। तो ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है पैरों को लटका के बैठने की वजह से, और वहाँ की जो नसें होती हैं वो धीरे धीरे फूलना शुरू कर देती हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ऐसा काम है कि उसको लंबे समय तक बैठना पड़ रहा है, तो उनमें भी देखने को मिल जाता है कि फ्लेबाइटिस की समस्या हो जाती है। तो ये कंडीशन की वजह से है, क्योंकि उनकी ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी कंडीशन होती है, उनको इस तरह से काम करना होता है जिस वजह से फ्लेबाइटिस हो जाता है। तो उसका भी ट्रीटमेंट आदमी कर सकता है। किस तरह से, अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके साइन सिम्टम के बारे में, मतलब कि कुछ ऐसे लक्षण के बारे में जो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। क्योंकि कोई भी बीमारी होती है तो उसको डायग्नोस करने के लिए हमको साइन सिम्टम का हेल्प लेना पड़ता है, और इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूएसजी करवाते हैं, या फिर और भी जो जांचें होती हैं उस बीमारी से संबंधित उसको हम करवाते हैं, जिससे बिल्कुल क्लियर पता चल जाए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं साइन सिम्टम की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिख रखा है डार्किंग ऑफ द स्किन कलर। तो स्किन का जो कलर होता है वो डार्क होना शुरू हो जाता है जब भी किसी भी व्यक्ति को फ्लेबाइटिस की समस्या होती है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे देखा था। हमने यहाँ पे देखा था कि स्किन का जो कलर है वो कैसा हो रहा था, यहाँ पे देखिए डार्क जैसा होना शुरू हो गया था। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि व्यक्ति को क्या है, फ्लेबाइटिस की समस्या हो रही है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, स्वेलिंग। तो स्वेलिंग भी देखने को मिल जाती है। एंड थर्ड क्या है, विजिबल स्टिकिंग ऑन द स्किन, मतलब कि जो स्किन होती है उसके ऊपर आपको एक लाइन, एक लकीर जैसी दिखाई देगी, क्योंकि जो वेन होती है उसमें क्या हो रही है, उसमें सूजन हो रही है। और जब वेन में स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, तो जो पैर की नसें होती हैं वो उभर जाती हैं, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे जो नसें होती हैं वो कैसी हो जाती है, उभर जाती हैं और बिल्कुल एक लकीर की तरह दिखाई देती हैं, टेढ़ी मेढ़ी सीधी। जैसी वेन होती है वैसी ही वो हमको विजुअल होती हैं। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है। नेक्स्ट यहाँ क्या है, टेंडरनेस, मतलब कि वहाँ पे कठोरता भी हमको फील होगी। अगर हम उसको टच करेंगे उस एरिया को जहाँ पे भी फ्लेबाइटिस हुआ है, तो वहाँ पे हमको एक कठोरनेस दिखाई देगी, पता चलेगी, फील होगी, महसूस होगी कि जो वेन है वो कैसी हो गई है, वो उभरी हुई है और बहुत ही टाइट है। नेक्स्ट क्या है, रोप लाइक स्ट्रक्चर पीपल कैन फील थ्रू द स्किन। कह रहे हैं कि अगर हम उसको फील करने की कोशिश करेंगे तो हमको कैसा स्ट्रक्चर उसका फील होगा, रोप लाइक, मतलब बिल्कुल रस्सी की तरह वो हमको फील होगी। नसें इतनी ज्यादा उभर जाती हैं कि जब हम उनको इस तरह से टच करके महसूस करने की कोशिश करते हैं तो वो हमको बहुत ही हार्ड और कैसी दिखती है, बिल्कुल रस्सी की तरह हमको समझ में आने लगती है। बहुत लोगों की तो वेन बहुत ज्यादा उभरी हुई होती है, जो क्लियरली हमको आंखों से दिखती भी हैं। तो ये चीज यहाँ पे कह रहा है। तो ये जो 5 लक्षण होते हैं ये हमको किसमें दिखते हैं, जो सुपरफिशियल फ्लेबाइटिस होता है उसमें देखने को मिलता है। सुपरफिशियल फ्लेबाइटिस में ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है उसमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें पेन इन द अफेक्टेड लिम्ब, मतलब कि जो भी एरिया प्रभावित होगा जहाँ पे फ्लेबाइटिस हुआ है, चाहे वो हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे ब्रेस्ट हो, मतलब जो भी एरिया होगा वहाँ पे व्यक्ति को क्या होगा, दर्द होगा। क्योंकि यहाँ पे डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, मतलब कि वहाँ पे जो नसें हैं वो उभरी हुई दिखाई नहीं देंगी, सिर्फ व्यक्ति को दर्द महसूस होगा। अगर पैर में है तो उसको सिर्फ पैरों में दर्द होगा, किसी भी तरह का वहाँ पे उभार जैसा नहीं दिखेगा। क्योंकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि जो वेन होती है वो बहुत ही गहरी होती है और इसलिए वो दिखाई नहीं देती, जबकि सुपरफिशियल में क्या होता है, वेन ऊपर होती है और इस वजह से इसलिए वो दिखाई देती हैं। तो ये चीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, मे बी स्वेलिंग इन द अफेक्टेड एरिया, मतलब कि जो भी प्रभावित एरिया होगा वहाँ पे मे बी सूजन वहाँ पे देखने को मिल सकती है। स्वेलिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कभी कभी दर्द होता है लेकिन सूजन नहीं होती है, कभी कभी दर्द होता है और दर्द के साथ सूजन भी हो जाती है। तो दोनों चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। कैन वी फील वार्म इन द अफेक्टेड एरिया,
कह रहा है कि जो अफेक्टेड एरिया होगा वहां पे आपको एक गर्माहट जैसा महसूस हो सकता है अगर वहां पे आप टच करके देखेंगे तो। जैसे कि यहाँ पे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस की बात कर रहे हैं, तो अब उभार जो होगा वो ऊपर से हमको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ व्यक्ति ये कंप्लेन करेगा कि उसको दर्द महसूस हो रहा है। तो वहां पे अगर हम हाथ लगाएंगे तो हमको वहां पे कुछ गर्माहट जैसा महसूस होगा। इसके अलावा क्या होता है कि लास्ट इसमें डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, ये भी कभी कभी देखने को मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है, क्योंकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो इसमें डिसकलरेशन होता भी है और नहीं भी होता है। लेकिन अगर कलरेशन दिख रहा है, स्किन का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, डिसकलरेशन दिख रहा है, तो समझ जाइए कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस की समस्या ही है। अगर व्यक्ति को पैरों में दर्द है, साथ ही वहाँ की जो स्किन का कलर है, त्वचा का रंग है वो चेंज हो रहा है अदर की अपेक्षा, और वहाँ पे व्यक्ति को स्वेलिंग भी हो रही है, तो समझ जाइए कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाला केस है। और अगर सुपरफिशियल वाली बात करें तो ये तो क्लियरली आइडेंटिफाई आदमी कर लेगा कि ये वही समस्या है, क्योंकि अगर दर्द होगा तो वहाँ की जो वेन होती है, सुपरफिशियल की बात कर रहे हैं, तो सुपरफिशियल फ्लेबाइटिस में ऊपर बिल्कुल नसें उभर जाएंगी, वहाँ पे हमको एक रोप जैसा दिखेगा, रस्सी के जाल जैसा हमको दिखेगा वहाँ पे, कि व्यक्ति की जो वेन हुई तो पूरी उभरी हुई है, नीले कलर की दिखेंगी, स्किन का कलर चेंज दिखेगा, दर्द भी महसूस होगा व्यक्ति को, और वो बहुत ज्यादा हार्ड भी रहेंगी। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। अब जितने भी लक्षण हमको दिख रहे हैं इससे हमको पता चल गया कि व्यक्ति को क्या है, फ्लेबाइटिस की समस्या है। तो अब इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। तो अब डायग्नोसिस में क्या होगा कि कुछ जांचें होंगी। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। पहले क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है कि हम व्यक्ति का देखेंगे, उस जिस भी एरिया में वो कंप्लेन कर रहा है उस एरिया को हम देखेंगे, और इसके बाद पता लगाएंगे कि आखिर जो समस्या है क्या उसके जो लक्षण है वो फ्लेबाइटिस से मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। कई बार होता है कि पैरों में दर्द वैसे ही होता है, जैसे कि अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, या फिर कैल्शियम की कमी हो गई है, या फिर व्यक्ति को अदर कहीं पे चोट वगैरह लग गई है, तो उस वजह से भी व्यक्ति को पैरों में दर्द होने लगता है, या फिर वीकनेस उसको है तो उस वजह से भी होता है। अगर व्यक्ति एनीमिक है, खून की कमी है, तो उस वजह से भी पैरों में दर्द होता है। तो पैरों में दर्द होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है कि नहीं उसको पैर में दर्द है और कहीं दर्द नहीं है, या फिर जो भी बता रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पैरों को हमको देखना है, और जब हम पैर को देखेंगे तो हमको तुरंत पता चल जाएगा कि ये केस कैसा है। क्योंकि अगर फ्लेबाइटिस का होगा तो पहली बात हमको क्या दिखेगा कि उसकी जो वेन है वो उभरी हुई दिखेंगी, तो हमको समझ में आ जाएगा कि क्या है, ये सुपरफिशियल फ्लेबाइटिस की समस्या है। अगर वहीं पे डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो फिर क्या होगा, हमको वेन नहीं दिखेगी, लेकिन व्यक्ति के पैरों में दर्द है वो कंप्लेन करेगा, तो फिर हमको उसको देखना है कि अगर उसको दर्द हो रहा है तो वहाँ पे गर्माहट है, स्वेलिंग है, या फिर जो स्किन है वहाँ का कलर चेंज है, जो भी हमको वहाँ पे दिखेगा हम उसको यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उस एरिया को देखते हैं जिस एरिया की व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है, जहाँ पे उसको दर्द है। उसके बाद क्या होता है कि ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा ये पता किया जाता है कि व्यक्ति को आखिर समस्या क्या है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, यूएसजी करवा सकते हैं, मतलब कि अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, जिसके थ्रू इजीली पता किया जा सकता है कि जो व्यक्ति है उसको फ्लेबाइटिस की समस्या है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या कारण है उसका भी पता लगाया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम डायग्नोसिस कर लेंगे तो उसके बाद बारी आती है किसकी, ट्रीटमेंट की। अब जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट आधारित होता है कारण पे, जो कारण होंगे उसी के आधार पे हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो कितनी बार क्या होता है कि जो फ्लेबाइटिस होता है वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि घर पे भी रह के व्यक्ति फ्लेबाइटिस को ठीक कर सकता है अगर स्टार्टिंग स्टेज की है तो। जैसे कि अगर दर्द जो होता है वो 10 से 15 दिन से हो रहा है, एक हफ्ते से हो रहा है, और फ्लेबाइटिस की वजह से हो रहा है, डायग्नोसिस से ये पता चला कि फ्लेबाइटिस की समस्या है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे के और पेशेंट को घर भेज दिया जाता है, और कुछ उसको ऐसे टेक्निक बता दी जाती है कि घर पे रह के ही खुद को ठीक कर सकता है। जैसे कि अगर वेट बहुत ज़्यादा है व्यक्ति का, तो उसको बोला जाता है कि वो ऐसा एक्सरसाइज करे जिसकी वजह से, या फिर जो अपनी डाइट है ऐसे मेंटेन करे कि जो उसका वेट है वो थोड़ा कम हो जाए। साथ ही कुछ फिजिकल एक्टिविटी करे ताकि जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो लूज हो सकें, या फिर अगर वो ऐसा वर्क कर रहा है जो बहुत लंबे समय तक बैठने वाला या फिर खड़े रहने वाला है, तो उसमें वो हर 2 घंटे पे 3 घंटे पे थोड़ा सा चल ले, थोड़ा सा टहल ले, जिससे जो ब्लड क्लॉट होने के रिस्क हैं वो
कम हो जाए। तो इस वजह से धीरे धीरे व्यक्ति को रिलीफ हो सकता है। लेकिन अगर समस्या ज़्यादा है तो फिर क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या उसमें मेंटेन करेंगे कि जो उसके कारण है, पहले हम कारण की बात करते हैं कि किस वजह से व्यक्ति को फ्लेबाइटिस की समस्या हुई है। नेक्स्ट हम आते हैं साइन सिम्टम में, मतलब क्या लक्षण उसके दिख रहे हैं। तो जैसे कि फ्लेबाइटिस में व्यक्ति को दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसके पेन को हमको मैनेजमेंट करना है, उसको रिलीफ देना है ताकि उसको दर्द में आराम हो। दर्द के साथ साथ जो उसका सूजन है उसमें भी उसको आराम हो। स्वेलिंग कम होगी तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि कोई भी ऐसी एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग का हम सिलेक्शन करते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को क्या हो जाए, आराम हो जाए। तो इसके लिए हम क्या दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन का प्रयोग कर सकते हैं जो 200 mg आती है, तो इसको हम बीडी दे सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि पहले हमको व्यक्ति का डायग्नोसिस तो करना है, साथ में उसका हिस्ट्री कलेक्शन भी करना है कि कहीं व्यक्ति हार्ट का पेशेंट तो नहीं है, या फिर कहीं व्यक्ति डायबिटिक तो नहीं है, या फिर पहले से उसको कोई क्रॉनिक बीमारी तो नहीं है रिलेटेड टू उसके किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट। पहले ये हमको डायग्नोस कर लेना है, उसके बाद ही आगे का ट्रीटमेंट देना है। तो नॉर्मली अगर हम फ्लेबाइटिस की बात करें और जब हम ट्रीटमेंट देंगे तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला ट्रीटमेंट होगा पेन को रिलीव करने के लिए। तो जब हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं तो इसकी वजह से दर्द और सूजन दोनों में आराम मिलता है, तो हम इसको देते हैं। इसके साथ ही हम व्यक्ति को बोलते हैं कि वो क्या करे, हार्ट एप्लीकेशन का प्रयोग करें। हार्ट एप्लीकेशन का मतलब कि वो घर पे जाके भी इस प्रक्रिया को कर सकता है। इसमें करना क्या है, या तो आप कोई ऐसा हॉट बैग ले लीजिए जिसमें आप गर्म पानी भर के पैरों की सिकाई करिए, या फिर सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक बड़ा सा टब लीजिए और उसमें आधा टब पानी रखिए और उस पानी को गर्म पानी रखिए, हल्का गुनगुना पानी रखिए और उसमें अपने दोनों पैर, अगर पैरों की समस्या है तो पैर, हाथों की समस्या है तो जैसे आपको कंफर्टेबल फील हो उस तरह से आप एक पॉट लीजिए, एक बर्तन लीजिए, उसमें गर्म पानी रखिए और गर्म पानी पहले आप देख लीजिए कि आपके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो, बहुत ज्यादा हार्ड ना हो ताकि व्यक्ति जले ना। तो उसको आप लीजिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा आप सेंधा नमक, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा पानी है उस हिसाब से आप नमक ऐड करिए और कम से कम 15 से 20 मिनट तक, कम से कम 15 से 20 मिनट तक उसमें जो भी लिम्स में आपको दिक्कत है, जिस भी अपर लिम्स में या लोअर लिम्स में जहाँ पे भी आपको दिक्कत है उसमें आप उसको डीप करके रखिए, मतलब डुबो के रखिए। और फिर उसके बाद कोई भी गर्म तेल लीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा मालिश करिए। इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का अच्छा होगा, साथ ही जो ब्लड क्लॉट्स हैं उनको भी मेल्ट होने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा, व्यक्ति को रिलीफ महसूस होगी और आगे जो नए क्लॉट्स हैं वो नहीं बनेंगे मालिश की वजह से, मसाज की वजह से। तो इसको व्यक्ति कर सकता है, इसमें उसको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। इसके अलावा और क्या करते हैं, इसके अलावा ब्लड थिनर मेडिसिन देते हैं, ब्लड थिनर मेडिसिन देते हैं जिसमें क्या देते हैं, एस्पिरिन का प्रयोग करते हैं, जिसमें एस्पिरिन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हिपेरिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं ये आप बिना किसी डॉक्टर के सलाह के मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशन होती हैं जिसमें ये दवाएं नुकसान भी कर सकती हैं। डॉक्टर से बात कर लीजिएगा, जब तक वो प्रिस्क्राइब ना करें तब तक ये मेडिसिन मत लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। ये सिर्फ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसको फ्लेबाइटिस को एक्सप्लेन करना है तो उस दौरान ट्रीटमेंट भी उसको लिखना पड़ता है। तो जब ट्रीटमेंट लिखेगा तो ये सारी चीजें उसको लिखनी होंगी, तभी उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे ब्लड थिनर में क्या देते हैं, एस्पिरिन या फिर हिपेरिन दे सकते हैं। दोनों नहीं चलेगी, सिर्फ एक मेडिसिन ही चलेगी, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम 2 मेडिसिन लिखते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि व्यक्ति को डाइट प्लान बताएंगे। डाइट प्लान में क्या है कि व्यक्ति को बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा फैटी चीजें ना ले, बाहर की डिब्बा बंद पैकेट वाली चीजें ना खाएं, ऐसी चीजें खाएं जिनमें फाइबर की मात्रा अधिक हो, पानी की मात्रा अधिक हो, प्रोटीन अधिक हो, विटामिन्स अधिक हो। ऐसी चीजें बिल्कुल ना ले जो बहुत ज्यादा कैसी हो, ऑयली हो, बहुत ज्यादा ग्रीसी हो या फिर बहुत ज्यादा स्पाइसी हो, क्योंकि इसकी वजह से जो व्यक्ति होगा उसकी समस्या बढ़ सकती है। साथ ही जो व्यक्ति का वेट होता है उसको मेंटेन करने की कोशिश करें अपने डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू। साथ ही बोलेंगे कि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज
जरूर करे। तो ये सारा मैनेजमेंट हम व्यक्ति को बताते हैं, मैनेजमेंट हम करते हैं। इसके बाद बात आती है किसकी, सर्जरी की। अब जैसे समस्या बहुत ज्यादा होती है, फ्लेबाइटिस बहुत गंभीर है, तो उस दौरान सर्जरी करनी पड़ती है। तो सर्जरी में होता क्या है कि जहाँ पे भी वेन में क्लॉट्स हैं उन क्लॉट्स को निकाल दिया जाता है। अब उसको हम क्या बोलते हैं, ये तो नॉर्मली हम मेडिकेशन के थ्रू ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सर्जरी होती है तो उस दौरान क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ आपको फिगर दिख रहा होगा, तो अब अगर हम बात करते हैं किसकी, सर्जरी की, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं सर्जरी की, तो ये सर्जरी रिलेटेड किससे है, वेन से। हम बात कर रहे हैं फ्लेबाइटिस की, तो जो सर्जरी होती है उसको हम बोलते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, थ्रोम्बेक्टोमी में होता क्या है कि जो वेन होती है जहाँ पे ब्लड क्लॉट हुआ है वहां पे कैनुला डाला जाता है, और उस कैनुला के थ्रू जो ब्लड क्लॉट हुआ है, जो ब्लड जमा होता है, थक्का होता है, उसको बाहर निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बहुत सारे मैंने फिगर ले रखे हैं क्योंकि कैनुला भी बहुत तरीके के होते हैं। अब उस कैनुला को किसी भी वेन के थ्रू इंसर्ट कराया जाता है। जैसे कि अगर पैर में है, पैर के लोअर लेग में है, तो फिर जो फीमोरल एरिया होता है वहां से, या फिर जो ग्रॉइन रीजन होता है वहां से हम कैनुला को इंसर्ट कराते हैं और उस एरिया तक पहुंचाते हैं जहां पे क्लॉट हुआ है। और ये जो प्रोसीजर होता है इसमें हमको एक तरह से हमेशा वॉचिंग करनी रहती है। तो इसके लिए सामने फ्रंट पे स्क्रीन लगी रहती है और स्क्रीन को देखते हुए ये सर्जरी की जाती है, ताकि कभी भी किसी भी तरह की मिस्टेक ना हो। पता चले कि हम यहाँ पे पेशेंट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और छोटी सी मिस्टेक की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए। तो स्क्रीन में देखते हुए इस क्लॉट्स को बाहर निकाला जाता है। तो जो स्पेशलिस्ट सर्जन होते हैं वही इस प्रोसीजर को करते हैं। तो जो ब्लड वेसल्स है उसके द्वारा जो ये वायर है इसको पहुंचाया गया कहाँ पे, जहाँ पे ब्लड क्लॉट है, और फिर इसके बाद इस ब्लड क्लॉट को या तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसको निकाला जाता है, या फिर अगर क्लॉट छोटा है तो डायरेक्ट उस क्लॉट को निकाल दिया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं टू यूज वैक्यूम फॉर सक द क्लॉट आउट। मतलब कि जो वैक्यूम है इसका यूज किया जा रहा है किसके लिए, सक आउट द क्लॉट, जो क्लॉट होता है उसको बाहर निकालने के लिए। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है इसमें ब्रेक डाउन द क्लॉट्स, मतलब कि जो क्लॉट्स है उनको क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। एंड थर्ड है क्लॉट आउट फ्रॉम द वेन, मतलब कि इसमें हम एक कैनुला ले रहे हैं जो इसमें क्या होता है, वायर लगा होता है, और इसको फिर हम उस क्लॉट तक ले जाते हैं जहाँ पे फ्लेबाइटिस की समस्या हुई है। और जब ये वहां तक पहुंचता है तो उसके बाद अगर क्लॉट बहुत ज्यादा बड़ा है तो पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और अगर क्लॉट नॉर्मल सा छोटा सा ही है तो उसको डायरेक्ट ही निकाल दिया जाता है। तो पहले वैक्यूम वहां तक पहुंचा कहाँ पे, जहाँ पे भी क्लॉट्स है, क्लॉट्स को उसने सक करा, फिर उसको क्या हुआ, अगर क्लॉट बड़ा है तो उसने ब्रेक डाउन किया और उसके बाद क्लॉट को बाहर कर दिया। तो यही नॉर्मल सी सर्जरी होती है जो फ्लेबाइटिस में की जाती है, और इसके बाद व्यक्ति को आराम हो जाता है। नॉर्मल मेडिसिन से भी ठीक किया जाता है, अगर उससे नहीं ठीक होता है तब जाके सर्जरी की जाती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो फ्लेबाइटिस होता है वो किस तरह से होता है, क्यों होता है, क्या लक्षण दिखते हैं और इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसमें क्या साइन सिम्टम होते हैं और किस तरह से हम इसमें ट्रीटमेंट देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।